कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर कदम रखते हैं और अचानक हवा का इतना भारी दबाव महसूस होता है, जैसे जैसे किसी अदृश्य ठोस दीवार से सीधे टकरा गए हों। हाँ बिल्कुल। ये कोई विज्ञान कथा का दृश्य नहीं है, बल्कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का एकदम वास्तविक अनुभव है। सही बात है। और ठीक इसी वक्त ये अदृश्य दीवार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से टकरा रही है। आज 22 मार्च 2026 है और मतलब हमारे सामने मौसम विभाग के नवीनतम बुलेटिन और कई स्रोतों का एक पूरा ढेर है जो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, तस्वीर वाकई चिंताजनक है। प्रकृति ने अचानक से अपना मिजाज बदल लिया है और एक सख्त येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है, बल्कि ये समझना है कि इस येलो अलर्ट के पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है। बिल्कुल। ये 80 किलोमीटर की हवाएं जब भौतिक रूप से जमीन से टकराती हैं तो आखिर होता क्या है और कैसे ये अचानक आया बदलाव दैनिक जीवन से लेकर हमारे कृषि तंत्र तक को झकझोर कर रख देगा। तो चलिए सीधे इस तूफान के केंद्र में चलते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि ये पूरा मौसम तंत्र जो इतनी तेजी से विकसित हुआ है, आखिर ये कितना अप्रत्याशित है। तो व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज ये कोई सामान्य मौसमी बारिश नहीं है जिसे हम मार्च के अंत में देखने के आदी हैं। अच्छा। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये एक बेहद तीव्र और तेजी से विकसित हुआ मौसम तंत्र है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। ओले भी। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो बारिश नहीं है, बल्कि हवाओं की आक्रामकता और उसके साथ जुड़ा हुआ ये येलो अलर्ट है। सही। ये एक ऐसा संकेत है जो स्पष्ट बताता है कि वायुमंडल में मतलब भारी उथल-पुथल मची हुई है। तो हवाओं की इसी आक्रामकता पर थोड़ा और बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान हवा की सामान्य गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी हुई है। हाँ, जो कि खुद भी काफी तेज है। बिल्कुल, लेकिन कुछ स्थानों पर यह अचानक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के झोंकों में तब्दील हो सकती है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा सुनने में शायद ये सिर्फ एक आंकड़ा लगे, लेकिन अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक गाड़ी हाईवे पर 80 की रफ्तार से दौड़ रही है। सही कहा। अगर उस तेज रफ्तार गाड़ी की खिड़की से कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो हवा का जो भारी दबाव हाथ पर पड़ता है वो हवा सचमुच एक ठोस वस्तु की तरह महसूस होने लगती है। हाँ ना? एकदम सही। अब उसी 80 की स्पीड वाली हवा को एक कमजोर झोपड़ी, एक पुराने पेड़ या किसी टीन की छत से टकराते हुए सोचिए। बाप रे, वो विनाशकारी होता है। वाह, इसका प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, जब मौसम विभाग बार बार येलो अलर्ट जारी करता है तो क्या लोग इसे गंभीरता से लेते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कहीं ये कार के उस सायरन की तरह तो नहीं हो गया है जो लगातार बजता रहता है और एक समय के बाद कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ, मनोविज्ञान की भाषा में इसे अलर्ट फटीग कहा जाता है। अलर्ट फटीग। हाँ। अच्छा। हाँ, जहाँ लगातार चेतावनियां सुनने से लोगों में एक तरह की संवेदनहीनता आ जाती है। उन्हें लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा। समझ रहा हूँ। लेकिन प्रशासनिक और वैज्ञानिक नजरिए से येलो अलर्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये रेड अलर्ट की तरह कोई पैनिक बटन नहीं है जहां सब कुछ बंद कर दिया जाए। तो इसका असल मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है बी अवेयर, यानी सतर्क रहें। ये एक आधिकारिक संकेत है कि मौसम आपके दैनिक जीवन और बुनियादी ढांचे को बाधित करने की क्षमता रखता है। सही बात है। और जहां तक आपने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के भौतिक दबाव का उदाहरण दिया, इसके पीछे का गणित दरअसल और भी ज्यादा डराने वाला है। अच्छा, गणित कैसे? भौतिक विज्ञान के नियम बताते हैं कि हवा का दबाव उसकी गति के वर्ग यानी स्क्वायर के अनुपात में बढ़ता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। मतलब ये है कि जब 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा 80 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंचती है तो उसकी ताकत 2 गुनी नहीं होती। तो कितनी होती है? वो सीधे 4 गुना बढ़ जाती है। बाप रे, 4 गुना! ये तो पूरी तरह से समीकरण ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पेड़ या बिजली का खंभा 40 किलोमीटर की हवा को मतलब आसानी से झेल रहा था, उसके लिए 80 की हवा सिर्फ तेज नहीं बल्कि एक हिंसक प्रहार की तरह होगी। एकदम सही पकड़े आप। और ये प्रहार काम कैसे करता है वो समझना और भी रोचक है। बताइए। होता क्या है कि जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा किसी बड़े पेड़ के ऊपरी हिस्से
जिसे हम कैनोपी कहते हैं, उससे टकराती है। पत्तियों वाला हिस्सा, राइट? हाँ, वही। तो वो पत्तियों और टहनियों का पूरा जाल एक नाव के विशाल पाल यानी सेल की तरह काम करने लगता है। ओहो। हवा उस पूरी कैनोपी पर अपना भारी दबाव डालती है। अब अगर मान लीजिए भारी बारिश के कारण जमीन पहले से ही गीली और भुरभुरी हो चुकी है, तो जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। बिल्कुल, उस पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर नहीं रख पाती। हवा के इस 4 गुना बढ़े हुए दबाव के कारण पेड़ बीच से टूटने के बजाय अक्सर सीधा जड़ से उखड़ जाता है। बाप रे। और यही समान भौतिक नियम हमारे शहरी बुनियादी ढांचे जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और कमजोर छतों पर भी लागू होता है। Here's where it gets really interesting. जब हम इस तूफान के भौगोलिक दायरे को देखते हैं, स्रोतों ने जिन क्षेत्रों को रेखांकित किया है, वो सूची सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़े इलाके में फैला है। बिल्कुल। ये तूफान बहराइच, अयोध्या, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र जैसे पूर्वी यूपी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रहा है। ये सभी कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ग्रामीण या कृषि क्षेत्रों की कहानी नहीं है। अगर हम पश्चिमी और मध्य यूपी की तरफ आएं, तो नोएडा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसे महानगर भी इसी तेज हवा और बारिश का सामना कर रहे हैं। सही कहा। इतने विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र पर एक ही तूफान का असर पड़ना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखेंगे कि ये एक ही मौसम तंत्र है, लेकिन इसके नीचे का जो भूगोल है वो पूरी तरह से तय करता है कि तबाही का स्वरूप कैसा होगा। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग असर। हाँ, पूर्वी यूपी के उन जिलों की बात करें जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान और समतल हैं, वहाँ हवा के रास्ते में कोई बहुत ऊंची इमारतें या रुकावटें नहीं होती। एकदम खुले मैदान होते हैं। बिल्कुल। जब 80 किलोमीटर की ये हवा उन खुले मैदानों से गुजरती है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। वहां इसका सीधा और सबसे क्रूर असर खड़ी फसलों पर पड़ता है। ओहो, किसान की तो कमर टूट जाती होगी। हाँ, गेहूं की बालियां या सरसों की फसल इस तेज हवा और ओलावृष्टि के सामने बिल्कुल असहाय होती हैं। वहां तूफान का मतलब है सीधे तौर पर आजीविका का नुकसान। लेकिन जब यही 80 किलोमीटर की हवा और बारिश का तंत्र, मतलब कंक्रीट के जंगलों यानी नोएडा या लखनऊ जैसे शहरों में प्रवेश करता है, तो खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। शहरों में क्या होता है कि दर्जनों बहुमंजिला इमारतें हवा की गति को कुछ हद तक तोड़ देती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन वहां ये तूफान एक अलग हथियार का इस्तेमाल करता है, और वो हथियार है पानी। अच्छा, जलभरा। हाँ, शहरीकरण ने जमीन को डामर और कंक्रीट से ढक दिया है। जब इतने बड़े पैमाने पर अचानक भारी बारिश होती है तो पानी के पास रिसकर जमीन के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। सही बात है, सब पक्का जो है। नतीजा क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम कुछ मिनटों में ओवरफ्लो हो जाते हैं, अंडरपास जो हैं वो झीलों में बदल जाते हैं। हाँ, वो तो हमने कई बार देखा है खबरों में। बिल्कुल, सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम लग जाता है और एक हाईटेक शहर की रफ्तार पूरी तरह से ठप हो जाती है। एक ही तूफान है, लेकिन पूर्वी यूपी के खेतों में वो हवा और ओले से मार कर रहा है और शहरों में वो जल भराव से जीवन रोक रहा है। तो चलिए इस शहरी प्रभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और एक स्पेसिफिक उदाहरण लेते हैं। स्रोत में राजधानी लखनऊ के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो। वहां अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की बात कही गई है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? धारणा ये होती है कि अगर बारिश हो रही है तो तापमान गिरेगा और एक सुखद राहत मिलेगी, है ना? बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि गर्मी से राहत तो महसूस होगी, लेकिन उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कैसा अजीब विरोधाभास है कि आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन जमीन पर इंसान पसीने से तरबतर और असहज महसूस कर रहा है। ये मौसम विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक थर्मोडायनामिक प्रभाव है। थर्मोडायनामिक प्रभाव? हाँ, इसे समझने के लिए हमें वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के विज्ञान को देखना होगा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान ना तो बहुत सर्द है और न ही चिलचिलाती गर्मी, लेकिन शहरों में दिन भर की धूप से डामर की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें गर्मी सोखकर बहुत गर्म हो चुकी होती हैं। तवे की तरह, राइट? बिल्कुल तवे की तरह।
अब जब हल्की या मध्यम बारिश की बूंदें इस गर्म डामर पर गिरती हैं तो पानी तुरंत भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। और वो भाप कहीं जा नहीं पाती है ना, वो हवा में ही तैरती रहती है। सही कहा। हम हवा को एक स्पंज की तरह सोच सकते हैं। स्पंज? अच्छा। हाँ, जब बारिश के बाद अचानक इतनी सारी भाप उठती है तो हवा का वो स्पंज नमी से पूरी तरह भर जाता है। अब मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है। ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। सिद्धांत ये है कि पसीना हवा में वाष्पीकृत होगा और इस प्रक्रिया में हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकल जाएगी। समझ गया। लेकिन जब हवा का वो स्पंज पहले से ही 100% नमी से भरा हुआ है तो वो हमारे शरीर से एक भी बूंद पसीना नहीं सोख सकता। बाप रे। और यही वजह है कि हमारा पसीना शरीर पर ही चिपका रहता है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टीम रूम या सोना में आपको रेनकोट पहना दिया हो। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है ना? हाँ, चूंकि पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता इसलिए शरीर का तापमान कम नहीं होता। शरीर भ्रमित हो जाता है और खुद को ठंडा करने के प्रयास में और अधिक पसीना निकालता है, जिससे इंसान और ज्यादा थक जाता होगा। बिल्कुल। ऊर्जा की भारी खपत होती है। यही कारण है कि थर्मामीटर पर तापमान भले ही मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस दिख रहा हो, लेकिन उस चिपचिपी उमस के कारण शरीर को वो 35 या 36 डिग्री जैसी थका देने वाली गर्मी का एहसास कराता है। ये स्थिति केवल असहज नहीं है बल्कि शारीरिक रूप से बहुत बहुत थका देने वाली है। ये जानना बहुत जरूरी है कि तापमान के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। असली खेल तो नमी का है। बिल्कुल। लेकिन चिपचिपी गर्मी और असुविधा तो शायद इस मौसम का सबसे हल्का प्रभाव है। स्रोतों में कुछ ऐसे खतरों की भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है जो असुविधा से कहीं आगे सीधे तौर पर जानलेवा हैं। हाँ, जो कि बहुत सीरियस बात है। इसमें ओलावृष्टि और विशेष रूप से बिजली गिरने यानी लाइटनिंग के खतरे पर बहुत जोर दिया गया है। बचाव के लिए जो सलाह दी गई है वो तो जानी पहचानी है कि पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहें, खुले मैदान में ना जाएं और जरूरत होने पर ही सुरक्षित इमारतों से बाहर निकलें। सही बात है। अब यहाँ मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। एक सुरक्षित कमरे या दफ्तर में बैठकर ये नियम पढ़ना बहुत आसान है कि जरूरत होने पर ही बाहर निकले। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी आजीविका ही बाहर है? किसान जिन्हें अपनी साल भर की मेहनत को ओलों से बचाना है, या खुले में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए ये घर के अंदर रहना कोई विकल्प थोड़ी है, ये तो एक लग्जरी है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मौसम की चेतावनियों का एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो व्यक्ति खेत में अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में खड़ा है। सच में। और जब बात गरज, चमक और बिजली गिरने की आती है तो ये खतरा अपने चरम